everyone, welcome back to Bioschool. So this is the part 2 of Lotka-Volterra competition equation. So हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या ये जो चार consequences of Lotka-Volterra equation. So without doing any delay, let's get started. So this one is the first consequence of the Lotka-Volterra competition equation. Okay, this one is the x-axis and this one is the y एक्सिस. एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस वन का कितने नंबर के इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है वो एक्स एक्सिस में प्रेजेंट किया जाता है, और जो स्पेसिस 2 का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है दैट इज n2 दैट इज रिप्रेजेंटेड इन y एक्सिस. ये जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो K1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ species 1. K2 beta it represents the number of individuals of species 1. कितना individuals present है species 1 में, that represents the K2 beta. K2 beta equal to N1. Okay, so how N1 equal to K2 beta, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप पहले लोटका-वोल्टेरा मॉडल का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा ना, आपको बहुत ही आसान होगा समझने के लिए. ओके, सो चलो देखते हैं. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है स्पेसिस 1 का, उसका नंबर कैरिंग कैपेसिटी से कम है. चलो देखते हैं स्पेसिस 2 का केस में क्या है. यहाँ पे जो वाई एक्सिस में प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे देखते हो कि स्पेसिस 2 का कैरिंग कैपेसिटी से उसका जो नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा है. सो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस में क्या लिया गया है, द स्पेसिस 2 or the number of individuals of species 2 is more than is carrying capacity. Okay, number of species को कैसे प्रेजेंट किया जाता है स्पेसिस 2 का, K1 डिवाइडेड बाई अल्फा इज ग्रेटर देन K2. इट इज द कॉन्सिक्वेंस. ऐसे अगर कॉन्सिक्वेंस होता है तो रिजल्ट और उसका आउटकम क्या होता है वही तो रिप्रेजेंट करता है ना लोटका-वोल्टेरा मॉडल. लोटका-वोल्टेरा मॉडल इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल जो कि कंपटीशन का आउटकम को डिस्क्राइब करता है. तो अगर ऐसे हुआ कि स्पेसिस 2 का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है उनका नंबर उसका कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा. ओके, चलो यहाँ पे तो हम लोग ले लिए कि K1 इज द कैरिंग कैपेसिटी. अगर K1 कैरिंग कैपेसिटी स्पेसिस 1 का इतना है, नंबर ऑफ स्पेसिस 1 का कैरिंग कैपेसिटी जो इतना है, इसका जो रिसोर्स है इसको कौन यूटिलाइज करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2, है कि नहीं. जो स्पेसिस 1 का जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कौन यूज़ करेगा, जो बचा हुआ है स्पेसिस 1 का जो कैरिंग कैपेसिटी है K1, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 2. सो इट विल बी लाइक दिस. सिमिलरली चलो ये है क्या है, स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल्स है. स्पेसिस 1 का जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करेंगे, जब कंपटीशन करेंगे तो क्या करेंगे ना, जो स्पेसिस 2 का जो रिसोर्स है वो भी यूटिलाइज करने लगेंगे. अपना रिसोर्स यूटिलाइज करने के बाद तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो आप लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल देख सकते हो. ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल. ओके, चलो देखते हैं. वो जो छोटा सा जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कितना तक न स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे K2 स्पेसिस 2 का कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब स्पेसिस 2 का इंडिविजुअल भी प्रेजेंट रह सकते हैं. इट मीन्स इन दिस एरिया और इन द स्मॉल ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल में क्या होगा ना, बोथ N1 एंड N2 विल बी प्रेजेंट. ओके, चलो जब ये ग्राफ K2 डिवाइडेड बाई बीटा से आगे बढ़ता है तो क्या इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं क्या,
रह सकते हैं क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी तो इतना है, तो वो तो प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो N1 तो प्रेजेंट हो सकता है। क्या N2 प्रेजेंट हो सकता है? वो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, इंडिविजुअल्स उससे ज़्यादा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका प्रेजेंट करता है? वो ये सिर्फ N1 को प्रेजेंट करता है। ओके, N2 प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। और बिकॉज उनका जब नंबर उनकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा ना, उनके बीच में उनकी खुद की स्पेसिस में ही कंपटीशन होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, उसका ग्रोथ भी लिमिट हो जाएगा एंड स्पेसिस टू इट विल बी एलिमिनेटेड। सो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब किसी इंडिविजुअल्स का नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है तो वो स्पेसिस एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आया? चलो सेकंड कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या हुआ ना, जो स्पेसिस 1 जो है, स्पेसिस 1 का जो इंडिविजुअल्स है उसका नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, एंड स्पेसिस 2 का नंबर जो है उसका नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से कम है। तो इस कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ ना, K2 बीटा और द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 that is more than is carrying capacity। अगर स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल इसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो एलिमिनेट हो जाएगा। okay, चलो, ये जो इंडिविजुअल्स है ये किसका रिसोर्सेस यूज़ करेंगे? वो रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे स्पेसिस 2 का, K2 का यूटिलाइज करेंगे। ओके, एंड स्पेसिस 2 का जो इंडिविजुअल्स है K1 अल्फा, ये किसका रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे? ये यूटिलाइज करेंगे स्पेसिस 1 का, K1। ओके, सो इट विल फॉर्म द ग्राफ। इन द ग्राफ यू कैन सी दिस लाइन्स, दिस 2 लाइन्स आर कॉल्ड द आइसोक्लाइन लाइन्स। ये आइसोक्लाइन लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इस डायगोनल लाइन पे किसी भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे क्या होता है ना, ग्रोथ रेट वो 0 होता है। ओके, ग्रोथ रेट 0 होता है। So this one it represent for the species 1 or individuals of species 1, and this one represent the individuals of the species 2. Okay, so उस पर भी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो हम लोग K2 कहाँ पे लिए, K1 अल्फा कहाँ पे लिए, ये एक कॉन्सिक्वेंस है। ओके, एक कंडीशन में हम कंसिडर करते हैं कि जो स्पेसिस 2 का जो इंडिविजुअल्स है उसका नंबर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस हम लोग देख लिए। वो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस में हम देखते हैं कि जो स्पेसिस 1 के इंडिविजुअल है उनका नंबर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो क्या होगा, आउटकम क्या होगा? हम थर्ड केस में देखेंगे कि दोनों ही स्पेसिस लाइक N1 एंड N2 वो जो इंडिविजुअल्स है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही प्रेजेंट है। फोर्थ कॉन्सिक्वेंस में देखेंगे कि इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 एंड द स्पेसिस 2 बोथ द स्पेसिस दे आर प्रेजेंट बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी। तो क्या रिजल्ट आता है? जो लोडका-वोल्टेरा मॉडल का जो 4 कॉन्सिक्वेंस है, एक कॉन्सिक्वेंस में हम देखते हैं कि जो स्पेसिस 2 का जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स है, वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। सेकंड कॉन्सिक्वेंस में हम देखते हैं कि स्पेसिस 1 का जो इंडिविजुअल्स है उसका जो नंबर है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। ओके, स्पेसिस 3 में हम देखते हैं कि बोथ द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1 एंड द स्पेसिस 2 दे आर प्रेजेंट विद इन देयर कैरिंग कैपेसिटी। स्पेसिस 4 में हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स है स्पेसिस 1 का स्पेसिस 2 का, वो बोथ द इंडिविजुअल्स क्या होगा ना, अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होंगे। तो क्या होता है कॉन्सिक्वेंस? कौन सर्वाइव करता है, कौन एलिमिनेट करता है? ओके, सो यहाँ पे जो छोटा सा जो ट्रायंगल हुआ है, इस ट्रायंगल को देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन ग्रोथ कर सकता है? N1 भी ग्रो कर सकता है क्योंकि यहाँ पे तो इसका कैरिंग कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी के तक तो वो ग्रो कर सकता है ना। एंड N2 भी तो ग्रो कर सकता है, इतना ही तो इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बोथ N1 एंड N2। अगर वो जो बड़ा वाला हम ट्रायंगल देखेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि N1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर ग्रो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, नेवर। सो यहाँ पे हम N1 तो नहीं देखेंगे, N2 देख सकते हैं क्या? इसका इंडिविजुअल तो इतना है, ये तो ग्रो कर सकता है, कैरिंग कैपेसिटी तो उसके ज़्यादा है, तो N2 यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये बहुत ही आसान है। आपको सिंपल ये याद रखना चाहिए कि
जिसका नंबर उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलो ये कॉन्सिक्वेंस 3 है। ये क्या बोलता है कि देखो बोथ द स्पेसिस, ओके, N1 एंड N2 और द इंडिविजुअल्स ऑफ N1 एंड इंडिविजुअल्स ऑफ N2, वो दोनों स्पेसिस अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही प्रेजेंट है। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस 1 का कैरिंग कैपेसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस 2 का कैरिंग कैपेसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिस 1 का इंडिविजुअल नंबर, स्पेसिस 2 का इंडिविजुअल नंबर। सो इस केस में क्या होगा, either species 1 or species 2 is eliminated, either of them it will be eliminated, and that depends on the number of individuals present at the beginning of competition. competition जब शुरू होता है तब कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन स्पेसिस सर्वाइव करेगा और कौन स्पेसिस एलिमिनेट हो जाएगा। मोर इंडिविजुअल्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन शुरू होने के टाइम पे जिसके पास ज़्यादा इंडिविजुअल होगा वो डोमिनेंट होगा दूसरे पर एंड वो सर्वाइव कर जाएगा, और जिसका नंबर कम होगा जब कंपटीशन शुरू होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेस हो जाएगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग ये क्या किए कि हम एक से कॉन्सिक्वेंस लिए कि यहाँ पे हम कैरिंग कैपेसिटी ले लिए स्पेसिस 1 का और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किए कि उसका इंडिविजुअल्स कितना है। सिमिलरली इसका कैरिंग कैपेसिटी भी ले लिए K2 स्पेसिस 2 का, उसका नंबर इंडिविजुअल भी ले लिया K1 बाई अल्फा। हम ऐसे कॉन्सिक्वेंस लिए हैं कि दोनों का इंडिविजुअल्स अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। तो कैसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज दिस K1 the species of so the individuals of species 2 they will utilize the resource of species 1. Similarly individuals of species 1 they represent the carrying capacity of species 2. Graph it will be like this, and here you can see there is presence of 3 triangles. Here both N1 and N2 they can present. Okay, in this graph only species 1 N1 it will present. Okay, because it represents the carrying capacity. Similarly in this triangle only individuals of species 2 N2 it will be present. यहाँ पे तो कैरिंग कैपेसिटी है ना, ज़्यादा है, तो वो भी सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा स्पेसिस सर्वाइव करेगा और कौन सा स्पेसिस एलिमिनेट करेगा वो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है एट द बिगिनिंग ऑफ कंपटीशन। जिसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा वो डोमिनेट होगा दूसरे पर और वो सर्वाइव कर जाएगा, जिसका नंबर कम होगा वो कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया? चलो वो लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी देख लेते हैं। ये जो कॉन्सिक्वेंस हम लोगों ने किया लिए कि इस कंपटीशन का अजम्पशन ये है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स वो क्या हुआ ना, वो अपने अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। ओके, हियर यू कैन सी ये क्या है, स्पेसिस 1 का कैरिंग कैपेसिटी है बट इसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल उससे ज़्यादा है। सिमिलरली ये क्या है, स्पेसिस 2 का कैरिंग कैपेसिटी है बट स्पेसिस 2 का नंबर ऑफ इंडिविजुअल उससे ज़्यादा है। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो K2 बाई बीटा जो स्पेसिस 1 का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो क्या करेंगे, वो तो यूटिलाइज करेंगे ना, स्पेसिस 2 का जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज किया, तो ग्राफ ऐसा आ गया। जो K1 है इस जो रिसोर्स है इसको कौन यूज़ करेगा, जो स्पेसिस 2 का इंडिविजुअल्स होते हैं। तो बोथ द स्पेसिस आर प्रेजेंट बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी। ओके, अपनी कैरिंग कैपेसिटीज के बियॉन्ड प्रेजेंट है। सो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन विल बी प्रेजेंट। दोनों में क्या होगा ना, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन ही प्रेजेंट होगा क्योंकि अपनी कैरिंग कैपेसिटी जितना है उससे भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अपने आप से ही वो फाइट कर लेंगे अब रिसोर्स पाने के लिए। ओके, एंड ग्रोथ ऑफ द बोथ द स्पेसिस इट इज लिमिटेड बाय इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन में so an unstable coexistence will occur।
they will coexist, but in the competition never ever two species they will coexist. Okay, so the coexistence is unstable coexistence. It will occur where at stable equilibrium point. In this condition में क्या होता है ना, both the species they will exist, but in competition never two species it will exist. Okay, so their existence is unstable where at a stable equilibrium point, and the species which will reach the carrying capacity fast that will survive. Okay, चलो ये पॉइंट क्या कहता है उसको समझते हैं. मान लो कि K2 बीटा इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पेसिस 1. अगर ये अपने कैरिंग कैपेसिटी से पहुंच गया पहले, ठीक है, चलो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही पहुंच गया, तो ये कहाँ पे आ गया, K2 बीटा यहाँ पे आ गया. तो ग्राफ अब कैसे बनेगा, ये जो रेड लाइन ऐसे था वो लाइन कैसे हो जाएगा, ये लाइन अब ऐसे हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही आ गया. ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कौन सा स्पेसिस एलिमिनेट होगा, सोचो कौन सा स्पेसिस एलिमिनेट होगा अगर ऐसा होगा. तो जिसका नंबर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. स्पेसिस 2 यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा. अगर ऐसी कंडीशन हुआ तो फास्ट कॉन्सिक्वेंस जैसा हो जाएगा. अगर मान लो कि और एक कंडीशन मान लो कि स्पेसिस 2 का जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो पहले अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर आ गए. ओके, चलो K1 अल्फा वो अपना कैरिंग कैपेसिटी के अंदर आ गया और ये तो वो बाहर है. तो क्या होगा, तो कौन सा स्पेसिस अब सरवाइव करेगा, अब K2 सरवाइव करेगा. ओके, तो अब इसका ग्राफ कैसे होगा, ये जो लाइन था वहाँ से जो इधर आया था वो लाइन चेंज होकर ये लाइन यहाँ आ जाएगा. तो अब क्या होगा ना, स्पेसिस 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिस which will first reach to their carrying capacity. समझ में आया. सो जो लोटका वोल्टेरा मॉडल का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो 4 कॉन्सिक्वेंस है, 4 कॉन्सिक्वेंस में फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस में हम ये लेते हैं कि जो स्पेसिस 2 का जो इंडिविजुअल्स है उसका नंबर अपने कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है. सेकेंड में हम ये लेते हैं कि स्पेसिस 1 का जो इंडिविजुअल्स है उसका नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है. थर्ड कॉन्सिक्वेंस ये है कि बोथ द इंडिविजुअल्स दे प्रेजेंट विद इन देयर कैरिंग कैपेसिटी. फोर्थ में हम ये लेते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ द स्पेसिस दे प्रेजेंट बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी. ओके, एंड जो सर्वाइव करता है ना वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल्स वो अपने कैरिंग कैपेसिटी के अंदर प्रेजेंट होगा, ओके, जिसका नंबर अपनी कैरिंग कैपेसिटी से कम होगा वो ही सर्वाइव कर पाएगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा. क्यों, बिकॉज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन. इट्स ऑल अबाउट द लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन. व्हाट इज द टिलमैन्स आर स्टार मॉडल. टिलमैन्स आर स्टार मॉडल लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल का है, ड्रॉबैक एक है. वो ड्रॉबैक है कि इट डज नॉट स्पेसिफाई द मैकेनिज्म दैट ड्राइव द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस. किस वजह से कंपटीशन हो रहा है वो लोटका-वोल्टेरा मॉडल वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है. सो द टिलमैन्स आर स्टार मॉडल इट इज ऑल्टरनेटिव टू लोटका-वोल्टेरा's concept. And R star, it is the resource level at which population gains by growth equal loss to the predator or disease. In simple, Tillman's R star model, it predicts that outcome of the competition का outcome जो होगा that depends on the use of resource. किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूज ऑफ रिसोर्स. द स्पेसिस विच हैज लो रिक्वायरमेंट फॉर रिसोर्स, जिस स्पेसिस का रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम है दैट विल सर्वाइव एंड दैट वन इज द बेटर कॉम्पिटिटर. ओके, टिलमैन्स आर स्टार मॉडल इट प्रेजेंट्स दैट जिस स्पेसिस का
रिसोर्स रिक्वायरमेंट कम है वो ही बेटर कॉम्पिटिटर है और वो स्पेसिस ही सर्वाइव कर सकता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो जो स्पेसिस ए है ना उसका जो रिसोर्स लेवल है वो ज़्यादा है। स्पेसिस बी का जो आर स्टार है और रिसोर्स लेवल वो कम है। तो क्या होता है ना, स्पेसिस ए का रिसोर्स लेवल ज़्यादा है तो क्या हुआ, रिसोर्स है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स लेवल ज़्यादा है तो क्या है, रिसोर्स है तो ग्रोथ कर लिया। जब रिसोर्स विल डिक्लाइन देन इट्स ग्रोथ विल ऑल्सो डिक्लाइन। स्पेसिस बी का क्या है, उसका तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स बहुत ही कम है तो ग्रोथ क्या होता है ना, वो स्लो में होता है बट उसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है। चलो यहाँ पे देख लो, वो जो स्पेसिस ए का जो रेड कलर का है ये क्या है, इसका ना रिसोर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ तो ज़्यादा हो गया पहले, उसके बाद क्या हुआ, ये ग्राफ क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया। बट स्पेसिस बी का क्या हुआ है, स्पेसिस बी का जो है ना रिसोर्स रिक्वायरमेंट और आर स्टार्ट लेस, सो ये स्पेसिस क्या हुआ ना, धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ होने लगा एंड दिस वन इज द better competitor and the species B it will be survive. Species B outcompetes the species A as resources become more scarce. जब रिसोर्स कम हो जाता है उस टाइम पे स्पेसिस बी वो आउट कम्पीट कर लेता है स्पेसिस ए से, क्योंकि स्पेसिस ए का तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि नहीं। सो टिलमैन्स आर स्टार कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन दैट इज बेस्ड ऑन द, सो टिलमैन्स आर स्टार कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपटीशन का आउटकम वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जिसका रिसोर्स रिक्वायरमेंट जितना कम है वो बेटर कॉम्पिटिटर है और उसका ग्रोथ ही होगा और वो सर्वाइव कर लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लोटका-वोल्टेरा मॉडल एंड टिलमैन्स आर स्टार कॉम्पिटिशन। सो चलो देखते हैं CSIR नेट का क्वेश्चन। The diagram represents the competition between species 1 and species 2. According to Lotka-Volterra model of competition, given condition in the diagram, the predict the outcome of competition is, चलो देख लो, ये K1 का कैरिंग कैपेसिटी, K2 का कैरिंग कैपेसिटी, ओके, एंड ये है क्या है, K1 का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है K2 का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये कौन सा कॉन्सिक्वेंस है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस 3. Here you can see both the individuals they present within their carrying capacity, अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अगर अपने अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, स्टेबल एग्जिस्टेंस होगा। इफ दे प्रेजेंट बियॉन्ड देयर कैरिंग कैपेसिटी देन दैट इज अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस। तो अनस्टेबल तो नहीं होगा, तो 1 सो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो चलो देखते हैं इधर ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2 बिकॉज K1 और कैरिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कैरिंग कैपेसिटी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यस दिस वन इज करेक्ट। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2 बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्या होगा ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा। चलो देखते हैं ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन सी ये कहता है कि स्टेबल एग्जिस्टेंस बिटवीन स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2 बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 1 इज मोर देन इट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिस 2 इज मोर देन इट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल। K1 by alpha is the number of individuals of species 2, it represent the N2, right। तो यही सही होगा क्योंकि बोथ द इंडिविजुअल्स वो अपने अपने कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर उससे ज़्यादा होते तो उसका क्या होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। डी क्या कहता है कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन स्पेसिस 1 एंड स्पेसिस 2 बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी लेस है, तो ये कभी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है, करेक्ट आंसर है स्पेसिस सी। चलो देख लेते हैं, ये 2 स्पेसिसेस M and N ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट में है। Given below is a state space graph in which the abundance of species M is plotted on x-axis. Okay, so individual M axis and N plotted on y-axis. That's fine.
For each species, the zero growth isocline is plotted. Okay, this one is the zero growth isocline. So क्या है? Zero growth isocline for M. Okay, this one is the isocline, zero growth isocline for M, and this one is for the, and this one, this dotted line is for N. This one is the carrying capacity of species M in absence of species N. Okay, Kn it represents the carrying capacity of the habitat for species N in absence of species M. Alpha is the per capita effect of species 2 on species 1, like N on M. Beta is the per capita effect of species M on species N. Okay, based on above plot, some deductions are made. Which one of the following statement is incorrect? It is asking which one is incorrect. Let's see. At point A, populations, both the species M and N increase. Okay, in A, species M it can present because number of individuals present. Okay, also species N will also present. This one is correct. So at point B, population of species M increases. Okay, population of species M at point B, it will increase because its carrying capacity is here. So number of individuals it will increase, while that of species of N decreases. N it will be decreases because it is the your carrying capacity, and number of individuals are present beyond that. Number of individuals are present beyond that, so N it will be decreases, M will present. This one is correct. At point B, population of N increase. Population N increase, population of N it will be not increase beyond their carrying capacity. How their population will be increased? It will not increase. So this one is incorrect. Ultimately, species N will be eliminated. Yes, species N it will be eliminated because its number is beyond their carrying capacity. मैं बोल रही हूँ ना, जिस इंडिविजुअल का नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या है, ये तो पूछा है ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इट इज द इनकरेक्ट. Thank you so much for watching this video. If you like this video, then please share and subscribe. Bye bye. See you in my next video.